अब हम क्वेश्चन एंड आंसर्स की बात कर लेते हैं। तो हाँ, अभी आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, अब आप पूछ सकते हो, आपके क्वेश्चंस क्या हैं? या पहला क्वेश्चन मेरा ये है, हम हम्म जो कंटेनर बोलते हैं, कंटेनर के अंदर एक एप्लीकेशन रन हो रही है, करेक्ट? हम्म 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 और पोड के अंदर भी, मतलब पोड के अंदर बहुत सारे कंटेनर्स हो सकते हैं जैसे आपने बताया। तो एक हाँ, पोड के अंदर एक सेट ऑफ कंटेनर्स है, तो उसके अंदर हम मल्टीपल एप्लीकेशंस रन कर सकते हैं, करेक्ट? एग्जैक्टली, यस। पर यहाँ पे ना एक चीज और ध्यान देने वाली है कि जो पॉड के अंदर ना आप ज्यादा कंटेनर्स को शिप नहीं करोगे। आप उस पॉड में सिर्फ, देखो होता क्या है, जैसे पॉड आपने देखो, जो अब कंटेनर है, जो वो कंटेनर है वो तो डॉकर मेंटेन करता है ना। देखो डॉकर, जैसा मैंने बताया, कंपनी है, उसका सॉफ्टवेयर है रन टाइम। तो जरूरी नहीं कि क्यूबरनेटिस में डॉकर का ही इंजन यूज हो रहा हो रन टाइम। वो हो सकता है कि वो कंटेनर डी का भी हो सकता है, वो CRI-O का भी हो सकता है, वो मिरेंटिस का भी हो सकता है, या वो किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। तो क्यूबरनेटिस जो है वो एक मैनेजर है, ऑर्केस्ट्रेटर है। देखो क्यूबरनेटिस की अपनी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ठीक है। वो मैंने नहीं लिखा क्योंकि मेरे को उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ कि क्यूबरनेटिस एक मैनेजर है, ठीक है। मैनेजर है, कंट्रोलर है, सब कुछ है। क्यूबरनेटिस में जो मास्टर नोड होती है उसके पास सुपर पावर होती है, सब कुछ वो खुद मैनेज करता है और सुपर इंटेलिजेंट तरीके से मैनेज करता है। इसीलिए मास्टर, अगर आप यहाँ देखोगे तो मैंने अभी सिर्फ एक मास्टर का, आप अगर नोड के टर्म्स में देखोगे तो एक नोड दिखाई है, बट एक्चुअली में क्यूबरनेटिस के ऊपर मास्टर की 3 नोड होती है, क्योंकि ये इतना क्रिटिकल है कि अगर ये डाउन हो गया तो आपका पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म जो है वो रुक जाएगा। तो इसलिए हम 3 कॉपी चलाते हैं मास्टर की। और मास्टर का काम क्या होता है, इन पॉड्स को ऑर्केस्ट्रेट करना। ऑर्केस्ट्रेट करने का मतलब क्या होता है, आपको अगर मान लो क्यूबरनेटिस में कुछ भी करना है, आप वर्कर पे लॉगिन नहीं करते हो, ठीक है। वर्कर पे आप कुछ भी नहीं करते हो। अनलाइक डॉकर में, जैसे आप डायरेक्ट जो रन टाइम अगर आप यूज करते थे तो यहाँ पे आप होस्ट पे लॉगिन करते थे, इस होस्ट पे लॉगिन करके आप सारे क्वेरी आप कंटेनर में जाते थे। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये जो कंट्रोलर है ये आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो ये आपको सीधा पॉड में लेके जाएगा। अब देखो इंटरनली तो वो इसी रूट से जाएगा, ठीक है, बट वो आपका बिजनेस नहीं रहा अब। क्यों? क्योंकि आप कंट्रोलर पे जाते हो और वहां वहां से आप सीधा बोलते हो कि मुझे पॉड में लॉगिन करना है, और वो आपको इंटरनल कॉल फ्लो के थ्रू इस पॉड के अंदर लेके जाता है। अब पॉड में जो कंटेनर की बात थी, पॉड में देखो कंटेनर मल्टीपल होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मान लो अगर मेरा एक कंप्लीट सर्वर है और मैंने उसको अगर 10 कंटेनर्स में ब्रेक किया है, तो मैं 10 के 10 कंटेनर को एक ही पॉड में शिफ्ट कर दूं, नहीं। क्योंकि ये पॉड जो है ना, वो फिर ओवरलोडेड हो जाएगा। तो इस पॉड में और क्या-क्या होता है, मेन आपका जो कंटेनर होता है एक ही रखा जाता है, उसके साथ उसके साइड फंक्शंस रखे जाते हैं जिसको हम साइड कार बोलते हैं। साइड कार क्या होता है कि मान लो आपने कंटेनर मेन फंक्शन डाला, इसके अंदर एक कंटेनर डाला, उस कंटेनर को कुछ और भी साइड फंक्शंस चाहिए कि उसको चलने के लिए कुछ साथ में सपोर्टिंग फीचर्स चाहिए, तो वो सारे फीचर्स को आप इसमें इंजेक्ट कर सकते हो एक और कंटेनर बना के। पर फंक्शन आप कोशिश करो कि आप एक पॉड में एक ही फंक्शन रखो। आप एक पॉड में मल्टीपल फंक्शंस को रखोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पॉड जो है जब वो किल होगा ना तो सारे फंक्शंस किल हो जाएंगे। तो ये भी आप ध्यान रखना कि जब आप डिजाइन करो तो आप मेन फंक्शन को ही ये कंटेनर एक पॉड के अंदर रखो। और सपोर्टिंग जो फंक्शंस है कंटेनर्स के, अब आप सोचोगे सपोर्टिंग फंक्शन क्या है, वो हम और डिटेल में जब इन डेप्थ हम डाइव करेंगे इस सब्जेक्ट में तब आपको समझ में आएगा। तो आज की डेट में आप ये लॉजिकली मैप करके चलो कि एक पॉड में हम एक ही कंटेनर को रखें, मेन फंक्शन तो बेटर रहेगा। हाँ, आप कर सकते हो, जैसा आपने बोला, आप मल्टीपल कंटेनर्स, आप पूरा का पूरा अपना एप्लीकेशन ही एक पॉड में आप शिप कर सकते हो, बट आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स पता होने चाहिए, ठीक है। बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्णा, डॉकर रन टाइम और डॉकर डॉकर इंजन, ये दोनों सेम चीज है या अलग अलग? वो सेम ही है, सेम है, वो डॉकर इंजन ही है। वो बेसिकली उसको इंजन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और रन टाइम एक्चुअली जेनरिक वर्ड है कि कौन चलाता है उसे। रन टाइम मतलब उसे चला कौन रहा है। तो डॉकर इंजन इज द राइट वर्ड। सॉफ्टवेयर का नाम डॉकर इंजन है। अच्छा, इस क्लस्टर में हमारे जो भी फंक्शंस कंट्रोल होते हैं वो मास्टर नोड से कंट्रोल होंगे, तो हाँ, इसमें मतलब जो सब वर्कर कुछ नोड, या हाँ, तो इसमें जो वर्कर नोड्स हैं वो अलग अलग वीएम हो सकते हैं, करेक्ट? हाँ, वीएम भी हो सकते हैं और फिजिकल सर्वर भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। करेक्ट। और इन वीएम्स के ऊपर हमको हर वीएम पे डॉकर इंजन इंस्टॉल करना होगा, हाँ, बिल्कुल। राइट? तो अब इन वीएम्स के ऊपर जो ओएस होगा, क्या वो मैटर करता है?
या इसमें हम मान लीजिए सपोज मैंने 3 VMs क्रिएट किए जो जो फंक्शन करेंगे एज वर्कर। इफ आई वांट टू हैव डिफरेंट ओएस ऑन ईच VM, तो इज इट पॉसिबल और डज इट मैटर के ये जो इसके ऊपर जो ओएस है ये मैटर करता है कि वो ओएस क्या होना चाहिए, या सिमिलर ओएस हो या डिफरेंट ओएस हो, मतलब कोई भी सिग्निफिकेंस है ओएस की? हाँ, सिग्निफिकेंस है भी और नहीं भी है। सिग्निफिकेंस कैसे है कि ये लाइनक्स होना चाहिए, पहली बात तो ये। क्योंकि आप लाइनक्स के पॉड्स चला रहे हो तो आपको मतलब आप पॉड जो चला रहे हो वो लाइनक्स ओएस पे चला रहे हो, तो यहाँ अगर लाइनक्स है तो यहाँ भी लाइनक्स होना चाहिए। अब आप बोलोगे मैं एक लाइनक्स और एक विंडो डालूंगा तो वो नहीं चलेगा। अब दूसरा आपका आता है कि वो लाइनक्स में कोई भी रेल है, सेंटोस है, उबंटू है, फिडोरा है, क्या हो सकता है, रेल 7 हो, एक रेल 6 हो, टेक्निकली सब चलेगा, ठीक है। टेक्निकली आप किसी कुछ भी कर सकते हो, बट सिमेट्री बनाने के लिए, क्योंकि ये जो कंट्रोलर है इस पे सिमेट्री बनाने के लिए इन सभी वर्कर्स को हम सेम ओएस के ऊपर रखते हैं। क्यों? क्योंकि फिर आपको ना मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। मतलब ये एक लिमिटेशन हुआ कि अगर मैं रेल यूज कर रहा हूं तो सारे के सारे जो वर्कर नोड्स है वो रेल पे ही होने चाहिए। हाँ, पर इस पॉड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि चाहे आप रेल पे चला रहे हो या उबंटू पे चला रहे हो, उसको ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ये अलग दुनिया है। पर प्लेटफॉर्म की मेंटेनेंस, प्लेटफॉर्म की जो सिमेट्री है उसको क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे बहुत पहले भी किसी ने पूछा था कि क्या मैं डिफरेंट वर्कर्स में एक में रेल 7.4 डाल दूं, एक में रेल 7.1 डाल दूं, एक में मैं उबंटू डाल दूं, तो क्या ये चलेगा? तो देखो टेक्निकली चलेगा, क्योंकि लाइनक्स का कर्नल सेम है तीनों में, और जो कंटेनर रन टाइम है ना वो लाइनक्स के कर्नल पे काम करता है। पर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी कि आपको हर एक को मैनुअली फिर मेंटेन करना पड़ेगा, और वर्कर्स आपको पता है कि वर्कर्स बहुत सारे होते हैं। ये तो हम जस्ट एक एग्जांपल के लिए 3 वर्कर दिखा रहे हैं। मान लो अगर प्रोडक्शन का सेटअप है, अब या मान लो जैसे पब्लिक प्लेटफॉर्म है तो वो 3 वर्कर नोड के साथ थोड़ी काम करेंगे। वर्कर नोड होते क्यों है? क्वेश्चन कि वर्कर नोड क्यों होते हैं? तो वो वर्कर नोड बेसिकली एक बाउंड्री है, एक फिजिकल हार्डवेयर कह लो या वीएम की बाउंड्री है, जिसको सीपीयू, रैम, नेटवर्क सब कुछ दिया गया है। उस बाउंड्री के बियॉन्ड वो नहीं जा सकता। आपने मान लो अगर 64 जीबी रैम का एक वर्कर नोड बनाया हुआ है, चाहे वो वीएम से है, चाहे वो फिजिकल हार्डवेयर से है, तो वो 64 जीबी के बियॉन्ड जा नहीं सकता। तो दैट मीन्स कि इस चाहे आप कितने भी पॉड्स रन करो, वो 64 जीबी रैम से ज्यादा यूज नहीं कर पाएंगे। तो डेफिनेटली आपको और भी नंबर ऑफ नोड्स बढ़ाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इसको ना हम क्लस्टर बोलते हैं, ओवरऑल सेटअप को हम क्लस्टर बोलते हैं। तो इस क्लस्टर की कैपेसिटी बहुत कम रह जाएगी, तो आपको वर्कर बढ़ाने पड़ेंगे। मान लो आपके इसके ऊपर डिफरेंट पॉड चल रहे हैं और उनकी अपनी लाइफ साइकिल है, वो बोलते हैं कि भाई हमारा रोड मैप है, अब हमको एक्सपेंशन करना है, तो उनके एक्सपेंशन से पहले प्लेटफॉर्म का एक्सपेंशन होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आपको वर्कर बढ़ाने पड़ेंगे। तो आप अगर सिमेट्री नहीं रखोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी डे टू डे मेंटेनेंस में। बट हाँ, आपको अगर एक्सपेरिमेंट करना हो कि हाँ मैं समझ देखना चाहता हूँ, तो आप वो कर सकते हो, दैट इज पॉसिबल। थैंक्स। और मेन होता है कंटेनर रन टाइम सॉफ्टवेयर। देखो मैं जेनरिक वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी खुद डॉकर ही बोलता हूँ हर जगह कि डॉकर सॉफ्टवेयर है, डॉकर है। पर क्यूबरनेटिस को फर्क नहीं पड़ता कि वो डॉकर का रन टाइम है या वो किसी और कंपनी का रन टाइम है, वो कोई भी बस कंटेनर सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ठीक है। ओके, और कोई क्वेश्चन किसी का? अभी तक सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस आए हैं, और क्वेश्चंस नहीं आ रहे, क्या बात है? कंटेनर रन टाइम सॉफ्टवेयर जो है वो कौन सा लेयर में जाएगा? आपका जो 5 लेयर है ना, वो लेयर में, हाँ अच्छा चलो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, बढ़िया है। देखो ये लेयर में अगर मैं दिखाऊं तो सबसे पहले तो हार्डवेयर की लेयर हो गई, उसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उसकी कॉन्फ़िगरेशन, और उसके ऊपर ही आप सॉफ्टवेयर डाल सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब तक आप ये 2 काम नहीं करते हो आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही नहीं कर सकते हो। पर हाँ, एक चीज और है जो कि यहाँ पे मिस है या जो नहीं दिखाई है मैंने, वो है लेयर 4। इस कंटेनर को चलने के लिए जो डिपेंडेंसी है वो भी तो ब्रेक करनी पड़ेगी ना, आपको पहले प्री रिक्विजिट फुलफिल करना पड़ेगा। तो कंटेनर को मान लो अगर फॉर एग्जांपल पाइथन चाहिए, एग्जांपल ले रहा हूँ, हार्ड रूल नहीं है, तो पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। तो इन 2 स्टेप्स में तो आपने पाइथन इंस्टॉल ही नहीं करा है, तो आपको यहाँ लेयर 4 होगा, बट वो लेयर 4 मैंने क्यों नहीं दिखाया, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे इससे। तो इस सॉफ्टवेयर के लिए लेयर 4 होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इमेजिन करो आप, ये एक सॉफ्टवेयर है बट ये सॉफ्टवेयर के ऊपर कंटेनर नहीं चलता है, पहले बता दूं। फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इस सॉफ्टवेयर के ऊपर कंटेनर चलता है। नहीं नहीं, ये सिर्फ और मतलब कंट्रोल करता है, आपको फीचर देता है। ये चलता यहाँ से ही है, 3 के बाद 4 ही आता है, ये बीच में नहीं आएगा पिक्चर में। ये सिर्फ मेंटेन करता है इसको, ठीक है।
ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है, इसका क्या वो है सिग्निफिकेंस? ये लेयर 3 का कह रहे हो ना? हाँ, लेयर 3 का। क्या होता है जब भी कोई ओएस शिप होता है ना, इंस्टॉल होता है, तो उसमें बेसिक चीजें नहीं होती है। जैसे विंडो में तो क्या होता है ना कि आप इंस्टॉल करते हो और आईपी वाईपी ऑटोमेटिकली, मतलब अगर आप ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन करते हो तो उसमें जो बेसिक चीजें होती हैं जैसे आईपी, यूजर नेम, ठीक है, पासवर्ड, उसके बाद डायरेक्टरी सेट करना, और मान लो आपको कुछ और एक्स्ट्रा डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, या आपको पैचिंग, ये सब चीजें जो है ना ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन में जनरली होता नहीं है, आपको ये ऑन द टॉप ऑफ इट करना पड़ता है। तो जैसे मान लो मैंने विंडो इंस्टॉल किया, अब मेरा जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है वो पुरानी डीवीडी से हुआ है और अभी मान लो लेटेस्ट पैच चल रहा है, तो ऑब्वियसली मुझे सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा। तो ये सारी एक्टिविटीज को हम ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो लेयर का मतलब भी कोई अलग से कोई लेयर नहीं है, ये पार्ट है एक्टिविटी का कि ओएस इंस्टॉल हो गया, उसके ऊपर एक्टिविटी करनी है। तो ये 2 एंड 3 ना, मतलब इसको आप कभी डीकपल नहीं कर पाओगे। जैसे क्लाउड क्या कर रहा है? लैब करी थी जिसमें एक वो लिनक्स प्लेटफॉर्म होता है जिसमें हम पोर्ट्स क्रिएट करते हैं, तो आई थिंक ये हाँ। वही ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन हो गया कि मतलब मैंने एक लिनक्स ओएस डाल दिया और उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, मैं उस पे पोर्ट्स बना रहा हूँ या कुछ भी एप्लीकेशन। हाँ, तो देखो वो इंस्टॉल लिनक्स करने के बाद प्लेटफॉर्म है, कुछ, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, राइट? हाँ, मतलब ओएस से रिलेटेड आप जो भी काम करते हो, पैचिंग, मेन तो पैचिंग होता है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है पैचिंग, इसको नेटवर्क पे लेके आना, स्टोरेज से कनेक्ट करना, ये सारी मेजर जो एक्टिविटीज होती है, यूजर क्रिएट करना। अब अगर आप बोलते हो कि यार मैं 2 एंड 3 को एक साथ ही करता हूँ एक ही स्टेप में, तो वो आप कर सकते हो, बिकॉज ये दोनों जो है ना एक्टिविटीज हैं, आप इनको मर्ज कर सकते हो कि मैं एक ही साथ दोनों को कर दूंगा, वो पॉसिबल है। यस, ठीक है। बट हाँ, पढ़ने के लिए आप ऐसे जाओ सीक्वेंशियली कि 1 2 3, देन बिकॉज इमेजिनेशन फिर खराब हो जाती है कि ये, अब ऐसे देखोगे तो लेयर 4 क्या है? एप्लीकेशन डिपेंडेंसी रिजोल्यूशन। अब एप्लीकेशन डिपेंडेंसी रिजोल्यूशन क्या होता है? इस एप्लीकेशन को, सॉफ्टवेयर को कुछ चाहिए होगा, जावा चाहिए, पाइथन चाहिए, डॉट नेट चाहिए, कुछ भी चाहिए रन करने के लिए, वो आपको एक अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। तो दैट इज योर लेयर नंबर 4। तब आप बोलोगे कि यार ये मैं कहीं क्लब कर दूं, क्लब कर सकते हो, ऐसा नहीं है, बट जो अभी जो टेक्नोलॉजीज देखो क्या क्या है। हार्डवेयर को डीकपल किया, ठीक है, हार्डवेयर को डीकपल करते ही ये हाइपरवाइजर आया, हाइपरवाइजर की हेल्प से, तो इसको बोल दिया इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, वीएम बन गई। इस ओएस को डीकपल किया तो ये बन गया आपका कंटेनर। दो तरीके की टेक्नोलॉजी मैंने आपको अभी पैरेलली समझाई है। कौन सी? एक तो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन जिसमें आप हाइपरवाइजर यूज करके आप वीएम बनाते हो, और दूसरा ओएस को आइसोलेट करना, किससे? कंटेनर रन टाइम सॉफ्टवेयर की हेल्प से, जिससे कि आपके कंटेनर्स चलते हैं। इसको हम बोलते हैं कंटेनराइजेशन। इन दोनों टेक्नोलॉजीज में आइसोलेटेड वे में मैंने आपको, अब आइसोलेटेड वे में मैंने क्या बताया? हार्डवेयर, एक हार्डवेयर, मैंने आपको क्लस्टर ऑफ हार्डवेयर नहीं बोला है। ओएस, अगर आप इसका भी देखोगे कंटेनर का भी, तो यहाँ भी मैंने आपको बताया एक ओएस, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी एक ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एक वीएम या एक सर्वर। पर ये जो सॉल्यूशन है ना, ये वैसे बहुत इफेक्टिव है, बट इस ये सॉल्यूशन ना परफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही इस होस्ट को कुछ होता है, ये सब कुछ बंद हो जाता है। सिमिलरली जैसे इस हार्डवेयर को कुछ होता है, इस हार्डवेयर को, इसके ऊपर चलने वाली सारी वीएम्स बंद हो जाते हैं। तो दैट मीन्स ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किसने किया है? इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है ओपन स्टैक ने, सॉल्व किया है किसके लिए? हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन के लिए। उन्होंने क्लस्टर बना दिया, उस क्लस्टर में आपके मल्टीपल होस्ट हो गए, मल्टीपल हार्डवेयर हो गए, उन मल्टीपल हार्डवेयर के ऊपर आप मल्टीपल वीएम चला सकते हो, रन टाइम पे आप उनको माइग्रेट कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप इसकी बात करते हो कंटेनर्स की, तो कंटेनर्स को इजी किसने किया है? क्यूबरनेटिस ने। क्यूबरनेटिस ने क्या किया? मल्टीपल ओएस को लिया, ठीक है, मल्टीपल ओएस को लिया। अब ये चाहे वीएम हो या हार्डवेयर हो, ठीक है, किसी से भी आया, इसने इनके ऊपर पॉड्स को रन किया, यहाँ से पॉड को कुछ भी हुआ तो इसने ऑटोमेटिकली उठा के माइग्रेट कर दिया। स्केल आउट करना है, ऑटोमेटिकली स्केल आउट हो गया। तो ये सारी चीजें, इनफैक्ट डिप्लॉयमेंट, देखो दो सबसे मेन चीज होती है। एक होता है आपका लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है कि मान लो मैंने एक सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय किया, स्टार्ट किया, तो अभी वो सबसे पहले इंस्टॉल हुआ, डिप्लॉय हो गया, कमीशन हो गया, वो सर्विस में है, बीच में वो अपग्रेड भी होता रहेगा, मेंटेन भी होगा, फिर एक पॉइंट के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा, उसकी रोल खत्म हो जाएगा। तो ये लाइफ साइकिल मैनेजमेंट होता है। फिर कोई नया आएगा, नया सॉफ्टवेयर आएगा, नया डिप्लॉयमेंट होगा। तो ये लाइफ साइकिल मैनेजमेंट ये कंट्रोलर कर रहा है। तो यहाँ पे क्यूबरनेटिस में आपका कंटेनर्स को ऑर्केस्ट्रेशन होता है, ओपन स्टैक में आपका हार्डवेयर का ऑर्केस्ट्रेशन होता है। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, वीएम्स को ऑर्केस्ट्रेट करता है वो। ओके। ठीक है, हाँ, और कोई क्वेश्चन? मेरे पॉड्स के अंदर जो कंटेनर्स हैं
उसमें फॉर एग्जांपल अगर कोई लेगेसी एप्लीकेशन उसमें चल रही है और अगर उस एप्लीकेशन को अपडेट करना है, देन वुड इट बी पॉसिबल थ्रू कुबरनेटिस? हाँ बिल्कुल, एवरीथिंग इज डन फ्रॉम क्यूबरनेटिस ओनली। सब कुछ कंट्रोलर नोड के ऊपर आप जाके करते हो। इसके बारे में मैं आपको ना और डिटेल में समझाऊंगा। अभी तो मैंने सिर्फ आपको डायग्राम दिखाया है। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि लॉन्च कैसे होता है, ये भी नहीं बताया कि चलता कैसे है, इसके और इसके बीच में क्या सर्विसेज हैं। आज तो मैं आपको सिर्फ पिक्चर बता रहा हूँ कि हाँ कंट्रोलर होता है, पॉड होता है, पॉड कहाँ पे दिखता है। क्योंकि देखो सबसे मेन क्वेश्चन जो आप लोगों का है, मेरा भी था कि क्यूबरनेटिस के अंदर एक्चुअली में मेरा एप्लीकेशन होता कहाँ है। क्योंकि वीएम में तो समझ में आता है कि वीएम पे लॉगिन किया, वहां सर्विस देख ली, पर यहाँ कहाँ होता है। तो देखो ये है वो पिक्चर जिसको आप ढूंढ रहे थे इतने दिनों से। डिटेल में मैं आपको और समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, पर अभी सिर्फ आप पिक्चर को देखो और विजुअलाइज करो कि मेरा पॉड अगर रन कर रहा है। अगर आपने क्यूबरनेटिस क्लस्टर पे फॉर एग्जांपल अपने प्रोजेक्ट पे लॉगिन किया है और आप अगर पॉड को देख पा रहे हो, तो वो पॉड एक्चुअली में कहाँ है। आप एक कमांड होती है क्यूबसीटीएल के अंदर, जैसे क्यूबसीटीएल गेट पॉड होता है, ठीक है। ये तो आप नॉर्मली आप अपना पॉड देखते हो, उसके अंदर अगर आप -o वाइड कर दोगे, -o वाइड, वो आपको ये भी बता देगा कि वो पॉड कौन से नोड पे चल रहा है, कौन से वर्कर पे चल रहा है। तो ये चीज आप विजुअलाइज कर पाओगे जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अब ये पॉड चलता कैसे, इस कंटेनर की वजह से, इस सॉफ्टवेयर की वजह से। इस बराबर वाले सॉफ्टवेयर का कोई रोल नहीं है इस पॉड पे चलाने का। पर इस देखो वर्कर हम इसे बोलते क्यों हैं, वर्कर बोलते हैं इनको, तो इनफैक्ट मिनियंस भी बोलते हैं। अगर आप क्यूबरनेटिस की पढ़ोगे ना, तो यहाँ पे मिनियंस बोला जाता है। वर्कर या मिनियन वर्ड यूज क्यों किया गया है कि इनको अपने आप से कुछ भी डिसीजन नहीं लेना होता है। ये जो नोड है ना, ये जस्ट एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर पॉड आता है और रन करता है और चला जाता है। इस प्लेटफॉर्म को नहीं पता, इस नोड को नहीं पता कि इस पॉड को कब लॉन्च करना है, कब डिलीट करना है, कब किल करना है, कब वापस रीस्टार्ट करना है। ये सब कुछ ये मास्टर यहाँ से कर रहा है। तो ये मास्टर समझ लो, जैसे हम वो पपेट वाला शो देखते थे ना, तो ये मास्टर है, ये कंट्रोल कर रहा है पॉड्स यहाँ चलेगा। इस मास्टर को पता है कि पॉड को कुछ प्रॉब्लम है, तुरंत इसको यहाँ से हटाओ, यहाँ लेके जाओ। तो ये आर्किटेक्चर है। मैंने आपको अभी आर्किटेक्चर का भी सिर्फ पहला पिक्चर दिया है। अभी मैंने कॉल फ्लो या वो सर्विसेज नहीं दिखाई है क्यूबरनेटिस की, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? कुबरनेटिस के थ्रू सर, जो भी टास्क होते हैं, हाँ हाँ, चलो वन बाय वन लेते हैं। तो कुबरनेटिस के थ्रू जो भी टास्क होते हैं, क्या कुबरनेटिस ऑटोमेटिकली इनको ऑटोमेट कर देता है या इनका ऑटोमेशन करने के लिए किसी और टूल की जरूरत होती है? हाँ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो क्यूबरनेटिस के अंदर ना एक फीचर होता है जिसको हम बोलते हैं हेल्म चार्ट। हेल्म चार्ट बेसिकली रन टाइम पे आपके जो पॉड्स चल रहे हैं ना, इनकी डेफिनेशन, कैसे रन करना है, क्या करना है, कितनी कॉपीज होनी है, क्या कैपेसिटी होगी, एक कंटेनर के बाद अगला कंटेनर कौन सा है, विद इन दैट पॉड सीक्वेंस क्या है, अगर पॉड किल हो जाता है तो उसको कैसे मतलब कि वापस लाना है। तो ये सारे काम ना यहाँ पे हेल्म चार्ट के थ्रू डिप्लॉयमेंट होती है। तो बेसिकली जो डिप्लॉय होता है जब पॉड, तो वो हेल्म चार्ट यूज करता है। और इसके अलावा यहाँ पे सर्विस होती है जिसको हम बोलते हैं रेप्लिका। तो रेप्लिका जो सर्विस होती है वो क्या करता है कि आप बताओगे कि भाई मेरी एक कॉपी हमेशा चलती रहनी चाहिए। अब आपको मान लो एक से ज्यादा कॉपी चलानी है, तो आप वहां पे नंबर ऑफ काउंट बताओगे 2। तो ये क्या करेगा ना, वो सर्विस हमेशा मॉनिटर करेगा पूरे क्लस्टर को। तो अब देखो ये एक वर्कर तक रेस्ट्रिक्ट नहीं है, ये सर्विस जो क्लस्टर है ये पूरा कंप्लीट क्यूबरनेटिस के कंट्रोल में है। तो ये मॉनिटर करेगा कि मेरे रेप्लिका 2 लिखे हुए हैं, 2 पॉड रन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। आप मान लो किसी ने मैनुअली जाके डिलीट कर दिया पॉड को, जैसे मैं खुद गया और मैंने डिलीट कर दिया पॉड, तो जब मैं पॉड डिलीट करूंगा तो रेप्लिका विल मेक श्योर कि तुरंत एक दूसरा पॉड लॉन्च होना चाहिए। क्यूबरनेटिस हेल्थ चेक भी करता है पॉड का, वो हमेशा इसको मॉनिटर करता रहता है। इसमें 2 पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं कि मॉनिटरिंग के कि वो हमेशा उससे टाइम आउट देखता रहता है कि मैं पॉड की हेल्थ को कैसे मॉनिटर करूं, कि उसको पिंग करता रहूं मैं उसको। फंक्शन तो टेस्ट नहीं कर सकते आप, क्योंकि हर एक पॉड का अपना फंक्शन होता है, पर वो पॉड को बेसिक हेल्थ चेक कर सकता है कि लाइवलीनेस देखेगा कि क्या वो पॉड जिंदा है, रीचेबल है। अप है या नहीं अगर है? वो जिंदा है, हाँ अप है, रीचेबल है, तो फिर ठीक है, अदरवाइज वो तुरंत उसको किल कर देगा। तो ये जो मास्टर है इसमें सर्विस रन करेगी, वो इसको मॉनिटर करेगा और उसको तुरंत किल मारेगा और नया पॉड को लॉन्च कर देगा तुरंत। तो जो नया जो पॉड लॉन्च होगा वो इसी नोड पे होगा लॉन्च वापस। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, दूसरे पर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि माइग्रेशन का केस नहीं है ना, वर्कर को कुछ नहीं हुआ है। अगर वर्कर को कुछ हो जाता तब वो फिर लॉन्च करता दूसरे नोड पे।
तो ये सब चीज़ें सब कुछ है, तभी मैंने आपको बोला कि अगर आप एक डेवलपर हो, चाहे आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हो, आपको पूरा को पूरा क्यूबरनेटिस पढ़ना पड़ता है। लेकिन जब आप अगर प्रीवियस मोड में देखोगे बेयर मेटल में, तो वहाँ पे आप अगर डेवलपर थे, तो आपको हार्डवेयर की इतनी टेंशन नहीं होती थी। हाँ, ठीक है एचपी का G8 है, G9 है, ज़्यादा चेंज नहीं होगा, फर्मवेयर अपडेट हो गया होगा, या चलो लाइनक्स 6 की जगह 7 आ गया, ठीक है 2-4 कमांड चेंज हो गई हैं। लेकिन यहाँ तो सब कुछ ये कंट्रोलर के हाथ में है, तो आपको इसको भी पढ़ना पड़ेगा। आपको जो पूरा का पूरा डिज़ाइन है वो इसके हिसाब से करना पड़ेगा। आप एडमिनिस्ट्रेटर हो तो सब कुछ आप यहीं से करोगे। आइडियली वर्कर्स पे लॉगिन नहीं किया जाता है, क्योंकि ऐसा डिज़ाइन बनाया गया है कि वर्कर्स को प्राइवेट आईपी दी जाती है, ताकि वर्कर्स से जो है कोई बात ना कर सके। ये मैं और बात करूँगा, ये टेलीकॉम के लिए थोड़ा सेंसिटिव डिज़ाइन है, जो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको नेक्स्ट वीक बताऊँगा कि टेलीकॉम में क्यूबरनेटिस को कैसे एडॉप्ट किया हुआ है। ये जो मैंने आपको दिखाया, ये जेनेरिक क्यूबरनेटिस है। जेनेरिक मतलब कि ये जनरल है। मैं अगर एज़ अ ऑडियंस बोलता हूँ यार मेरे को तो क्यूबरनेटिस चाहिए, तो ठीक है मास्टर वर्कर। पर अगर टेलीकॉम में हम जाते हैं तो टेलीकॉम वाले बोलते हैं नहीं, ये डायग्राम ना आर्किटेक्चर हमको पसंद नहीं है, हमको और ज़्यादा रिफाइन चाहिए। तो वहाँ पे एक और नोड आती है जिसको हम एज बोलते हैं, एज नोड। टेलीकॉम ही नहीं, बहुत सारे और भी जो मतलब डोमेन्स हैं वो भी इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। सेंसिटिव डोमेन जो बोलते हैं कि नहीं हमें तो एज नोड चाहिए। अब एज का कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में बताऊँगा, बट अभी आप मास्टर और वर्कर समझो, क्योंकि यही क्यूबरनेटिस का बेसिक है। Not any industry specific, generic. हाँ, जेनेरिक एग्ज़ैक्टली। क्योंकि पेपर में भी आपसे इन्हीं पे सवाल पूछा जाएगा। अगर आप सीके का एग्ज़ाम दोगे तो आपको मास्टर और वर्कर यही 2 नोड मिलेंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? तो इसके अंदर ये जो हमारे जो वर्कर्स हैं, वर्कर नोड्स हैं, ये वर्कर नोड्स भी आपस में बात करते हैं, या इनका बात करना आपस में कोई जरूरी नहीं है, कोई रेलेवेंस नहीं है? और ऑन द सेम लाइंस जो पॉड्स होते हैं, वो पॉड्स भी क्या आपस में बात करते हैं? हाँ, देखो आप वर्कर नोड को आपस में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस वर्कर के ऊपर जो भी काम हो रहा है उसको कंट्रोल मास्टर कर रहा है। तो मास्टर सारे वर्कर से बात करता है, वर्कर आपस में बात नहीं करते हैं एक-दूसरे से, क्योंकि उसको कोई मतलब नहीं है कि बराबर के नोड पे क्या हो रहा है। पर मास्टर को सबसे मतलब है, तो मास्टर सबसे बात करता है, ये आपस में बात नहीं करते हैं। अब बात आती है पॉड की, तो देखो पॉड तो आपस में बात कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर यूज़ केस। ज़रूरी थोड़ी है कि एक पॉड आपस दूसरे पॉड से बात करे, नहीं। हो सकता है कि ये डिफरेंट का है, ये डिफरेंट एप्लीकेशन का है। पर Correct. पॉड आपस में बात कर सकते हैं। आपका यूज़ केस है कि भाई मेरे ये पॉड मान लो मैंने एक फंक्शन, मेरा कंप्लीट मोनोलिथिक सॉफ्टवेयर था जिसको मैंने कन्वर्ट किया माइक्रो सर्विस में, और मैंने 3 पॉड में उसको ट्रांसलेट किया है। तो मेरे पास अभी 3 पॉड है, जो कि एक फ्रंट एंड है, एक डेटाबेस है, और मान लो एक एपीआई कुछ और मान लो, कुछ समथिंग मे बी पेमेंट। हाँ, गेटवे मान लो आप। तो इन तीनों को आपस में बात करना है, तो फिर वो आपस में बात कर सकते हैं। तो ये तीनों आपस में बात कर सकते हैं। और एक चीज़ और होती है कि क्यूबरनेटिस क्लस्टर के ऊपर ना अब क्या है कि पॉड्स की कोई लिमिटेशन नहीं है, और पॉड आपस में एक-दूसरे से आईपी से ही बात करते हैं। मतलब पॉड को एक आईपी मिलती है, और वो आईपी एक्सटर्नल नहीं होती है, वो इंटरनल आईपी होती है, प्राइवेट आईपी होती है। तो क्यूबरनेटिस के अंदर जब आप एक क्लस्टर बनाते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट पॉड्स के लिए एक नेटवर्क क्रिएट होता है, और वो नेटवर्क /16 का होता है। /16 अभी तक आपने 24 से कम आपने कहीं भी नेटवर्क नहीं देखा होगा साइडर CIDR कि 27, 28, 30, बट यहाँ पे 16 होता है। /16 ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे पॉड्स बहुत सारे हो सकते हैं। हज़ारों पॉड्स होते हैं, एक क्लस्टर के अंदर आप हज़ारों, लाखों पॉड्स लॉन्च कर सकते हो। ये तो आपने जस्ट एक 2-3 नोड का हमने एक सेटअप बनाया है। अगर ये मान लो 50 वर्कर नोड का सेटअप होता, वहाँ पे तो लाखों पॉड्स लॉन्च हो सकते हैं। तो हर पॉड कभी डिलीट होता है, क्रिएट होता है रन टाइम पे, उसकी आईपी किल हो जाती है, तो वो वापस आईपी नहीं मिलती है। एक नया पॉड, मैंने आपको बताया, एक फ्रेश पॉड लॉन्च होता है, तो फ्रेश पॉड पे नई आईपी होगी। तो इस केस के लिए ये इंटरनल नेटवर्क पे बात करते हैं आपस में। तो यहाँ का पॉड यहाँ वाले पॉड से भी बात कर सकता है। ये भी बता दूँ कि यूज़ केस के अकॉर्डिंग ये पॉड इस पॉड से भी बात कर सकता है, क्योंकि ये सब एक क्लस्टर का पार्ट है, एक नेटवर्क का पार्ट है। उस सबनेट को हम बोलते हैं पॉड नेटवर्क। वो पॉड नेटवर्क सिर्फ पॉड्स के लिए होता है। आप आउटसाइड यहाँ से सोचोगे कि मैं यहाँ से लॉगिन कर लूँ बाहर से या कंट्रोलर से, नहीं, आप कहीं से भी नहीं लॉगिन कर सकते हो। वो सिर्फ पॉड्स के लिए बनाया गया है, और कोई लॉगिन नहीं कर सकता उसके ऊपर। और डिटेल में बाद में बताऊँगा जब हम और इन डेप्थ डाइव करेंगे। थैंक्स थैंक्स। ओके, और कोई क्वेश्चन किसी का? कृष्णा, ये पॉड किल होने का रीजंस क्या-क्या होते हैं? देखो पॉड के किल होने का रीज़न पढ़ना है तो आपको वापस यहाँ पे आना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो।
ये जब हम कंटेनर्स पढ़ रहे थे तो मैंने कंटेनर्स को आपको बताया था, मैंने शायद प्रोज एंड कॉन्स में बताया था यूजुअली, हाँ, कि जो कंटेनर्स का जो सबसे बड़ा जो नुकसान है, ठीक है, वो क्या है कि जो कंटेनर्स होते हैं ना वो एफिमेरल होते हैं। मैंने कहीं लिखा भी है किसी उसमें, आई डोंट नो, कहीं डायग्राम में दिखेगा आपको कि जो कंटेनर्स होते हैं, देखो ये वाला सबसे सबसे डे 1 की जो स्लाइड थी, कंटेनर के चैलेंज और कंटेनर के बेनिफिट। कंटेनर जो होते हैं इनको ऑर्केस्ट्रेट करना, जिसके ऊपर क्यूबरनेटिस आया है, ठीक है। कंटेनर्स एफिमेरल होते हैं नेचर में। एफिमेरल का मतलब ये होता है कि मान लो कि आपने एक ये प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने कंटेनर चलाया, लेयर 4 एंड 5 का एक पैकेज है, आपने रन किया, लेकिन जब वो डिलीट होता है ना तो वो कभी भी वापस सेम स्टेट में नहीं आता, स्टेटलेस होता है। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कंटेनर्स का, कि वो स्टेटलेस होते हैं। आप उसको स्टेटफुल बना सकते हो, स्टेटलेस और स्टेटफुल बता देता हूँ क्या चीज होती है। देखो, जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए है, जिनको पता है उनको तो मालूम ही है। स्टेटलेस का मतलब ये होता है कि जब कोई चीज आप दोबारा स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लो आप पेमेंट कर रहे हो ऑनलाइन और आपका पेमेंट गेटवे पे गया और वहां जाके आपका अचानक नेटवर्क की वजह से या किसी भी रीजन से वो ट्रांजेक्शन बीच में रुक गई। अब आपको नहीं पता कि आपने आपके बैंक ने पैसे काटे या नहीं काटे, राइट? तो यहाँ से स्टेटफुल और स्टेटलेस का कॉन्सेप्ट आता है कि स्टेटफुल अगर होगा तो आपको उसका स्टेटस आ जाएगा, चाहे आपकी वो ट्रांज़ैक्शन भले ही फेल हो जाए, ठीक है? भले ही फेल हो जाए लेकिन आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका ट्रांज़ैक्शन सक्सेसफुल हो गया है। क्यों? क्योंकि वो स्टेटफुल है, वापस रिकवर कर लेगा। लेकिन स्टेटलेस का मतलब ये है कि आपकी अगर गई ट्रांज़ैक्शन, वो अगर आपका मान लो ट्रांज़ैक्शन किसी भी रीज़न से टर्मिनेट हुआ, आपको नहीं पता कि डेटाबेस में जाके बैंक के डेटाबेस में आपका ट्रांज़ैक्शन सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। तो ये होता है लेस, जिसमें आपको ट्रांज़ैक्शन लूज़ हो जाती है। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एफिमेरल आता है कि एक बार कंटेनर रन होता है ना, उसके बाद वो रीस्टार्ट नहीं होता। कंटेनर में रीस्टार्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये कुबरनेटिस की प्रॉब्लम नहीं है, कुबरनेटिस तो फिक्स कर रहा है इस प्रॉब्लम को। ये जो चैलेंज है ये कंटेनर का है। कंटेनर के पास अपना कुछ भी नहीं होता है, ना सीपीयू होता है, ना रैम होता है, ना नेटवर्क होता है, ना स्टोरेज होता है। यस। जब आप वीएम देखते थे या हार्डवेयर देखते थे, तो मान लो आपका एक हार्डवेयर है, अब आप इमेजिन कि आपका लैपटॉप है, लैपटॉप पे आपने आउटलुक में कुछ काम किया, तो मान लो चलो आपने एक फाइल बनाई, एक्सेल फाइल बनाई, उस फाइल को आपने जब बनाया, प्रोसेस किया, तो सीपीयू और रैम पिक्चर में आया, ठीक है? उसके बाद जब आपने उसको सेव कर दिया, तो वो आपके लैपटॉप के डिस्क पे चला गया। फिर आप नेक्स्ट टाइम आए, आपने उसको फाइल को वापस ओपन किया, आपने दोबारा एडिट किया, तो आपका सीपीयू रैम पिक्चर में आ गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, वीएम में भी देखो सेम बेयर मेटल जैसा ही था, क्योंकि हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन है। इस ओएस के पास, इस वीएम के पास नेटवर्क होता है, इसके पास स्टोरेज होता है, इसके पास सीपीयू रैम होता है। आप रीबूट करोगे तब भी आपको सेम वापस उसी स्टेट में मिलेगा। आईपी आपकी लूज नहीं होती है, सेम आईपी रहती है आपके वीएम के ऊपर, अगर आप उसको मतलब अगर डीएचसीपी ना रखो तो, क्योंकि यस। डीएचसीपी में जनरली आईपी चली जाती है 12 एक ड्यूरेशन के बाद। तो यहाँ पे स्टैटिक। आपने अगर मान लो हाँ स्टैटिक आईपी की, तो आपकी आईपी भी परमानेंट है, स्टोरेज भी आपको परमानेंट मिला हुआ है, सब कुछ परमानेंट है। तो आपका कहीं भी कुछ भी डेटा लूज नहीं हुआ। मान लो ये वीएम क्रैश भी हो गई, तो मैं उस हार्ड डिस्क को ले गया, उस डिस्क को लेके मैंने दूसरी वीएम लॉन्च कर ली, तो मेरा सेम वापस पुराना डेटा आ गया। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है देखो, ये आपने ओएस का एक छोटा-सा एरिया लिया है। कंटेनर्स मैंने आपको बताया कि एक छोटा-सा एरिया मिलता है आपको उस ओएस के ऊपर। तो जब आपको ओएस के ऊपर एक छोटा-सा एरिया मिल रहा है, अगर इस स्लाइड को मैं वापस आऊँ, तो आपको जब ये कंटेनर चल रहा था, तो इसके पास ना तो रैम था, ना तो सीपीयू था, ना तो स्टोरेज था, कुछ भी नहीं था डेडिकेटेड, ना इसके पास है। ये जब आया, तो इसने डिमांड किया अपने ओएस से कि मुझे चाहिए, ओएस ने इसको दिया। ओएस ने इसको दिया। अब ये जो भी इसने प्रोसेसिंग करी, उसके बाद इसने मान लो सेव किया डेटा। तो जो डेटा सेव कर रहा है, ये यहाँ थोड़ी सेव करेगा इसके अंदर, कंटेनर में नहीं सेव होता है। वो सेव होता है होस्ट के थ्रू आपके स्टोरेज के ऊपर। तो आपका स्टोरेज मान लो एक एक्सटर्नल वॉल्यूम है, तो उस वॉल्यूम पे आपका डेटा सेव हो रहा है। तो ये कंटेनर बेसिकली प्रोसेसिंग कर रहा है, सीपीयू रैम जो इसका होस्ट दे रहा है, स्टोरेज जो आपको एक वॉल्यूम मिला हुआ है बाहर से, उस वॉल्यूम में ये सारा डेटा राइट कर रहा है। तो इसका अपना कुछ भी नहीं है, एफिमेरल है। जब ये रीस्टार्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होगी, जब ये बंद होगा, तो ये वापस यहाँ पे एक नया फ्रेश कंटेनर आएगा। अब उस फ्रेश कंटेनर को नहीं पता कि पुराने वाले ने क्या काम किया है। अब वो क्या करेगा, आपको आपको तभी कुबरनेटिस चाहिए। क्यों? कुबरनेटिस ही बताता है उसको कि भाई पुराना वाला चला गया है, ये लो आईपी, और इसके बाद तुम वापस ये माउंट करो इस स्टोरेज से और वापस प्रोसेसिंग शुरू करो। और ऊपर से एक्सटर्नल लोड बैलेंसर होगा जो इसको पूरा कंट्रोल करेगा। अभी थोड़ा मैं ज़्यादा बता रहा हूँ इन डेप्थ, हो सकता है चीज़ें डाइजेस्ट ना हो।
पर इसको थोड़ा और हम डिटेल में और डिस्कस करेंगे, तो डोंट वरी अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम और डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। कंटेनर्स एफिमेरल नेचर में होते हैं, इसलिए उनको वो हमेशा किल होते हैं, कभी भी वो रीबूट नहीं होते, अनलाइक वीएम। ठीक है, तो वीएम की तरह वो रीबूट जैसा होता ही नहीं है। तो आप इसके अंदर जो भी कर रहे हो, अगर वो सेव नहीं किया है और अगर वो किल हो गया तो एवरीथिंग इज लॉस्ट। ठीक है, तो इसलिए इसका रोल बढ़ जाता है, तभी क्यूबरनेटिस इतना हिट है। क्यों? क्योंकि क्यूबरनेटिस ये सब कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ये प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है, प्लस फ्यूचर रोड मैप भी प्रोवाइड करता है बहुत सारी चीजों के लिए, जो कि प्रैक्टिकली वीएम्स और बेयर मेटल में बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। डिप्लॉयमेंट कितना कॉम्प्लिकेटेड होता था बेयर मेटल में, हर चीज को मैनुअली स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, सीक्वेंस में फॉलो करो, क्लस्टर ज्वाइन करो, क्लस्टर को कंट्रोल करो। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना होता है, एवरीथिंग इज डन बाय कंट्रोलर। आपको सिर्फ दो चीजें चाहिए, हेल्म चार्ट एंड कंटेनर इमेज। या देखो, पॉड इमेज नहीं होती है, एक चीज और बता दूं, पॉड बेसिकली एक रैपर है, जैसे हम गिफ्ट बॉक्स होता है ना, गिफ्ट बॉक्स में अंदर क्या होता है, गिफ्ट, तो पॉड के अंदर क्या होता है, कंटेनर। तो ऐसे आप समझो, तो ये गिफ्ट बॉक्स है, तो इसकी इमेज नहीं होती है, इमेज हमेशा कंटेनर की होती है। तो क्यूबरनेटिस में आपको दो ही चीज चाहिए होती है, क्या? हेल्म चार्ट। हेल्म चार्ट किस लिए होता है? डिप्लॉयमेंट कैसे करना है, क्या क्या करना है, क्या क्या चीजें देनी है, स्टेप्स क्या क्या है, सब कुछ उसमें लिखा होता है। और सेकंड क्या चाहिए होता है आपको? उसकी कंटेनर की इमेज, उस इमेज को आपको लोड करना होता है। और उसके बाद आपका जो है वो मास्टर खुद ही सब संभाल लेगा, सारी चीजें वो खुद कर लेगा। फिर आप आराम से चाय पियो, कॉफी पियो, सब कुछ वो खुद करेगा, कुछ भी प्रॉब्लम आएगी क्यूबरनेटिस खुद हैंडल कर लेगा। तो क्यूबरनेटिस में जो मास्टर नोड होती है वो सबसे बड़ा भाई होता है, सारी चीजें वही हैंडल करता है। बेयर मेटल में आपको खुद करना पड़ता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नहीं? चलो, अगर आपके और कोई क्वेश्चंस नहीं है तो सेशंस को ज्यादा स्ट्रेच नहीं करते हैं। ठीक है, क्यूएनए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके अंदर आप अपने डाउट्स क्लियर करते हो। ठीक है, बिकॉज हमारा रिकॉर्डिंग बहुत बड़ा हो जाता है और बाद में फिर उसको रेफर बैक करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, नए लोगों के लिए भी और पुराने लोगों के लिए भी। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट यही बनाया इस बार कि पहले मेन सेशन को, जिसमें मैं सारी चीजें थ्योरेटिकली बताऊंगा, फर्स्ट पार्ट में डिवाइडेड, एंड देन सेकंड पार्ट में आप क्यूएनए में आप सब कुछ डाउट क्लियर कर सकते हो। आपके कोई भी डाउट्स हैं, आपके डाउट अगर पिछली क्लास के हैं या इस क्लास के हैं या कुछ और एक्स्ट्रा कोई नई टेक्नोलॉजी पे भी, वो भी हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं, अगर वो रिलेवेंट हुआ तो हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हम आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। मैं आपको स्लाइड्स वगैरह सारी दे दूंगा, शेयर कर दूंगा। जो मैंने कम्युनिटी फॉर्म किया व्हाट्सएप पे, वो फास्टर कम्युनिकेशन के लिए है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैंने दिया हुआ था इनविटेशन में भी, दोबारा भी शेयर कर दूंगा। तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि क्लास कब है और लिंक मीटिंग इनवाइट के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, और डिटेल में आपको क्यूबरनेटिस समझाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आई होंगी जितना मैंने ट्राई किया समझाने का। फैंसी वर्ड्स पे नहीं जाता हूँ मैं बिल्कुल इन डेप्थ लेमन टर्म्स में कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू कृष्णा।